हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ध्वनि यानी कि साउंड। और आज की क्लास में हम लोग तरंग का अभिलक्षण देखेंगे। तरंग का अभिलक्षण, अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ठीक है, तरंग का अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। देखिए, अगर हम किसी तरंग के प्रकृति का वर्णन करते हैं तो उसके लिए हमें चार चीजों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। किसका किसका? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, अब ये तरंग दैर्घ्य क्या है इसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आवृत्ति, आवृत्ति, आवर्तकाल, आवर्तकाल तथा चाल के बारे में। ठीक है, इन चार चीजों का हमें ज्ञान होना आवश्यक होता है। ठीक है, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तरंग का अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। समझे ना? यही जो है ये क्या है? तरंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में, तो पहले मैं अभिलक्षण को परिभाषित कर देता हूं, फिर हम लोग आगे देखें। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी तरंग की प्रकृति, तरंग की प्रकृति का वर्णन करने के लिए उसके तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ जिसे बोलते हैं, वेवलेंथ, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल जिसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड और उसकी चाल, उस तरह की चाल यानी स्पीड का ज्ञान आवश्यक है। इसके बारे में जानना आवश्यक है। इन्हीं चारों को इन्हें तरंग का अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ये तरंग के क्या है? अभिलक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में, इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम लोग वेवलेंथ की यानी कि तरंग दैर्घ्य की। तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य होता क्या? समझिए इसको, तरंग दैर्घ्य को। यहाँ पे जो आप चित्र देख रहे हैं, यह ध्वनि तरंग का हवा में जो संचरण होता है उस समय हवा के घनत्व का विचरण किस तरह से होता है उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो जब महत्तम मान जो पहुंच जा रहा है घनत्व का, उसे हम लोग श्रिंग से दर्शाए हैं, और जो न्यूनतम हो रहा है उसको गर्त लिखे हैं। श्रिंग किसके लिए? महत्तम मान के लिए, और गर्त जो दे रहे हैं न्यूनतम मान के लिए। ठीक है, सबसे न्यूनतम मान के लिए। यहाँ देख लीजिए, वही दिखाया गया ना हवा का, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। इसी तरह से मैंने बताया था कि इसका संपीड़न और विलन, संपीड़न और विलन, इस तरीके से आपको बताया था कि इसी तरह से वो गमन करती हैं। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य होता क्या है इसको पहले परिभाषित कर देता हूं, फिर आपको मैं इसे समझाता हूं। तो लिख सकते हैं कि किसी तरंग के गति में वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व, या दाब भी यूज कर सकते हैं, या दाब आवर्ती रूप से अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, दोहराता है, मान की
पुनरावृत्ति यानी दोहराता है, पुनरावृत्ति करता है यानी कि दोहराता है, तरंग का तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ जो जब श्रृंग हो रहा है, पहला श्रृंग होगा और फिर दूसरा जब श्रृंग होगा यानी कि उच्चतम मान जब पहुंच जा रहा है, तो इन्हीं के बीच की दूरी जो होगी आपका वेवलेंथ होगा। देख रहे हैं, किसी तरंग गति में वह न्यूनतम दूरी एक दूरी होती है जिसमें किसी माध्यम का घनत्व आवृत्ति रूप से क्या करता है, आवर्ती रूप से अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि दोहराता है। देखो श्रृंग कब हो रहा है, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हो रहा है, तो इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी, या गर्त यहाँ पे हो रहा है, गर्त यहाँ पे हो रहा है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी। आप ऐसे भी इसकी परिभाषा ले सकते हैं, आप यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं कि जब संपीड़न, दो क्रमागत संपीड़न होगा तो उनके बीच की दूरी आपका वेवलेंथ हो जाएगा। दो विरलन होगा तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आपका वेवलेंथ हो जाएगा। वेवलेंथ को लेम्डा, ये ग्रीक संकेत है, लेम्डा से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो क्रमागत संपीड़नों, क्योंकि वहां पे तो दोहरा रहा है ना, संपीड़न हो रहा है, फिर विरलन हो रहा है, फिर संपीड़न, तो संपीड़न फिर दोहराया, तो दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तरंग दैर्घ्य को लेम्डा से, इसको लेम्डा पढ़ेंगे, सूचित किया जाता है। चूंकि ये दूरी है तो इसका जो मात्रक होगा वह मीटर ही होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ये भी याद रखने के लिए कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर, जिसे स्मॉल एम से शुरू करते हैं, होता है। ये याद रखेंगे, समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहले आवर्त काल, फिर हम लोग आवृत्ति देखेंगे, क्योंकि उसके पहले इसकी जरूरत है। आवर्त काल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड देखिए, जब एक संपीड़न से विरलन और फिर विरलन से पुनः संपीड़न होता है तो उसको एक दोलन कहा जाता है। एक दोलन, ध्यान रखना, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप जब एक श्रृंग से गर्त और गर्त से श्रृंग होगा तो आपका एक दोलन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है ना ध्वनि तरंग को, उसी को उसका आवर्त काल कहते हैं। लिख सकते हैं कि माध्यम में घनत्व के एक दोलन पूरा होने में लगे समय को ध्वनि तरंग का आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये आवर्त काल क्या है, एक समय ही है, समय ही देखा जा रहा है, तो आवर्त काल जो होता है, आवर्त काल, उसे हम लोग टी से चूज करते हैं, कैपिटल टी, और ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा, समय है तो सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि आवर्त काल को टी, कैपिटल टी से सूचित किया जाता है तथा इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। ऐसे लिख देते हैं पहले, ठीक है, सेकंड होता है। ऐसे समझ गए, एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है।
अब हम लोग बात करते हैं हम लोग आवृत्ति की। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या होती है? हम लोग जब देखते हैं किसी माध्यम के घनत्व में प्रति इकाई समय में जितना बार दोलन हो रहा है, यानी कि प्रति सेकंड में हम कह रहे हैं कि एक सेकंड में जितना बार दोलन हो रहा है, दोलन कहने का मतलब श्रृंग से गर्त, गर्त से श्रृंग, यानी कि संपीड़न से विलयन, विलयन से संपीड़न, यानी कि फिर अपने संपीड़न से फिर मतलब कि दो क्रमागत संपीड़न होना है ना। तो आपका क्या कहलाएगा? दो क्रमागत संपीड़न होना क्या कहलाएगा? है ना, दो क्रमागत संपीड़न होना एक आपका दोलन कहलाएगा। और आप ये दोलनों की संख्या प्रति सेकंड में कितनी हो रही है, कितना बार दोलन हो रहा है, एक सेकंड में कितना बार दोलन हो रहा है, वही आपकी आवृत्ति कहलाएगी, वही आपकी आवृत्ति कहलाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं किसी स्थान पर माध्यम के घनत्व का प्रति एकांक समय, यानी आवर्तकाल की बात हो रही है, प्रति एकांक समय में, क्योंकि प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति को न्यू इस तरह से, न्यू एक संकेत होता है, भी जैसा होता है, बस इसका मुड़ा रहता है ऐसे सिर, न्यू, ठीक है, ऐसे भी बनाएंगे, ऊपर वाला सिर ऐसे मोड़ देंगे, न्यू या छोटा एफ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो हम लोग एफ ही यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, न्यू लिखो या एफ भी लिख सकते हो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 में टी के, 1 आवर्तकाल के बराबर हो जाएगा। जो आवृत्ति होती है वह 1/t के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ जो t आप देख रहे हैं, ये t एक्चुअल में आवर्तकाल ही लेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि हवा में संपीड़न और विलयन की उत्पत्ति से कंपन होता है, सॉरी उत्पत्ति कैसे होती है? कंपन के द्वारा होती है। विलयन और संपीड़न कैसे होता है? कंपन के द्वारा होता है। तो जो घनत्व में जो कंपन होगा वही आवर्तकाल हम लोग यहाँ पे भी वही प्रयोग करेंगे। स्वतंत्र रूप से कंपन में जो आवर्तकाल होगा वही होगा, यानी कि टी यहाँ पे क्या है? आवर्तकाल है, ये ध्यान रखना। अच्छा, रही बात इसकी एसआई मात्रक की, तो लिख सकते हैं कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, ठीक है, HERTZ, हर्ट्ज। इसको कैपिटल H और स्मॉल z से शुरू करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चाल की, यानी ध्वनि की चाल की। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड। तो चाल का मतलब समझ रहे हैं? चाल का मतलब क्या है? दूरी बटा समय से है। यहां पे भी हम लोग वही प्रयोग करेंगे। पहले परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद देखते हैं। किसी माध्यम में विक्षोभ जिस गति से संचरित होता है, यानी कि जिस गति से इसमें डिस्टरबेंस होता है माध्यम में, यानी संपीड़न और विलयन होगा, डिस्टरबेंस होगा, उसे तरंग की चाल कहते हैं, यानी कि वेव स्पीड कहते हैं। तरंग की चाल
वेव स्पीड कहते हैं, या ध्वनि की चाल भी उसे कह सकते हैं ऐसा हम लोग, ठीक है जी। वेव स्पीड कहिए या ध्वनि की चाल, एक ही बात है। अरे ध्वनि का मतलब आप वेव से ही है ना जी। तो मैंने आपको याद है बताया था कि अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तरंग की चाल के बारे में। तरंग की चाल यानी वेव स्पीड, वेव स्पीड के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में कि किसी माध्यम में डिस्टरबेंस जिस गति से संचरित होता है, मतलब डिस्टरबेंस यानी कि उसके कण जितना, यानी कि कंप्यूटर विवरण जिस गति से हो रहा होगा वही उसका क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। तो लिख सकते हैं कि किसी माध्यम में विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस, विक्षोभ जिस गति से संचरित होता है उसे तरंग की चाल कहते हैं। तरंग की चाल कहते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने तो सभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अब हम लोग तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और ध्वनि की चाल में जो गणितीय संबंध है, यानी कि तरंग की चाल में जो गणितीय संबंध है उसको देखेंगे। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा तरंग या ध्वनि भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ध्वनि की चाल में गणितीय संबंध क्या है इसको देखते हैं। गणितीय संबंध उसी को देखने वाले हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर में होता है दूरी और बटा में समय। दूरी बटा में समय, यानी कि हम लोग यहाँ दूरी बराबर में लिख सकते हैं चाल और गुना में समय, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, चलिए अब इसके बाद देख लीजिए। हम लोग यहाँ पर अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, लैम्डा से सूचित करते हैं, लैम्डा से सूचित करते हैं। आवृत्ति के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला, आवृत्ति के लिए मैंने बता रखा है फ्रीक्वेंसी के लिए कि न्यू या फिर f इक्वल टू 1/t होता है। t क्या है, यहाँ आवर्त काल है। और चाल के लिए हम लोग यहाँ पे स्पीड यानी कि उसको हम लोग v से ही डिनोट कर देंगे, ठीक है ना जी। और यहाँ चाल की बात हो रही है तो चाल के लिए हम लोग v से ही से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि चाल जो है, चाल यानी कि v बराबर में दूरी यहाँ लैम्डा से मतलब है, यानी तरंग दैर्घ्य से मतलब है, और बटा में समय यानी कि टाइम पीरियड t। अब देखिए हम लोग v बराबर में लैम्डा इंटू में 1/t लिख सकते हैं। तो v बराबर में लैम्डा और 1/t का मतलब फ्रीक्वेंसी से है, यानी f लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो तरंग की चाल है, ध्वनि की जो चाल है वह किसके बराबर हो रहा है, तो लैम्डा यानी कि ये क्या है, तरंग दैर्घ्य है और गुना में ये आवृत्ति। तो यहां से हमने इसका संबंध निकाल दिया कि तरंग की चाल जो होती है वह बराबर होती है तरंग दैर्घ्य और गुना आवृत्ति के, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर। यहां से हमें ये दिखा दिया। एक छोटा सा टॉपिक इसमें एक और है, ध्वनि के चाल की बात करें तो मैंने ध्वनि के चाल के लिए मैंने बता रखा था कि अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। मैंने बताया था कि जो वायु होती है, वायु में लगभग हम लोग 344 मीटर प्रति सेकंड लेते हैं, किसी बुक में 330 भी दिया होगा, 332 भी दिया होगा, तो ये इसी के आसपास देगा, है ना। अच्छा, द्रव में अगर बात करें तो 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास ले सकते हैं, और ठोस में बात करें तो वो मतलब आपका 5000 मीटर प्रति सेकंड, अब इसके आसपास भी हो सकते हैं। अब अलग अलग तत्वों में अलग अलग पदार्थों में अलग अलग चाल होगी, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल होती है, और इसके लिए भी मैंने चार्ट आपको दिखा दिया था। जैसे इसी चार्ट में देखिए,
यहाँ पे ठोस में दिखा के दिया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे एल्युमिनियम, लोहा, स्टील, पीतल, इन सब में कितना चाल होता है। द्रव में देख लीजिए, कुछ गैसों में दिखाया गया है। तो देखो इसका देख लो, ये इसमें देखिए हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा दिखाया गया। तो मैंने लगभग में आपको मान बताया था कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे दिया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो उसमें उसका चाल भी दे देगा आपके साथ। अगर किसी एग्जैक्ट यानी बात कर देगा नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में ऐसे, तो उसका चाल भी वहाँ पे आपके क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि आपको तो इतना याद रहेगा नहीं, तो ये ध्यान में रखना। वैसे आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखा जाएगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।